हेलो भाई, क्या कर रहे हो? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बैठ जाओ। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने कुछ होमवर्क दिया था करने को, तो एक बार शीट दे दो मुझे।
एक्सरसाइज 1 में ना, कहां से? फ्रॉम 13। ओके, फटाफट। एक्सरसाइज 1, जिसमें डाउट हो हाथ खड़ा करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें डाउट है 14 में क्या? क्वेश्चन नंबर 16 में डाउट है। पता है ये क्वेश्चन तो आप वैसे तो कर चुके हो, लेकिन उसने जो शोर से डिस्टेंस पूछा उसकी बात करनी है। तो ये क्या कह रहा है कि एक मैन जो है उसका वेट कितना है? ये 80 kg है ना, और इसका मास कितना है? 200। ओके, और ये अभी शोर से कितनी दूरी पे है? 20 में। तो ये यहाँ पे कुछ शोर है, यहां से आप इसको नाप रहे हैं। तो आपको पता है ना कि जैसे ये आगे बढ़ेगा, आपको बताया हुआ है कि इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, तो सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट बिकॉज इट वाज इनिशियली एट रेस्ट। तो यहां से ऐसा करते हैं, मैंने कहा कि ये 8 मीटर आगे गया, तो इतने में नाव पीछे चली गई होगी। तो नाव को मान लो कि ये एक्स पीछे चला गया, तो ये एक्स पीछे चला गया, और ये पर्सन यहां से 8 मीटर आगे आ गया था। तो 8 मीटर किसके रिलेटिव आगे आया था? बोट के। तो ग्राउंड फ्रेम में वो 8 माइनस एक्स आगे आएगा, क्योंकि बोट एक्स पीछे चली गई है। तो आपको पता है इसका डेल्टा एक्सीएम 0 होना है। डेल्टा एक्सीएम इज m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। तो m1 डेल्टा x1 तो 80 इंटू 8 माइनस एक्स, इसको तो मैंने लिख दिया प्लस में, प्लस दूसरा वाला 200 माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहां से आप एक्स एस्टिमेट कर लोगे। अब हमने आपसे पूछा है कि इस शोर से, जो ये शोर है, इससे इसकी कितनी डिस्टेंस है। तो दैट आंसर वुड बी योर 20 माइनस ऑफ 8 माइनस एक्स। तो यहां से एक्स एस्टिमेट करके यहां रखना है। ओके, ये 8 माइनस एक्स में दिक्कत है ना। आप ऐसे सोचो कि ये 8 मीटर आगे चला गया, अब रुक जाओ, और नाव पीछे गई है कितना? तो ये अपने रेस्पेक्ट में 8 मीटर आगे आ गया, हमने नाव को रोक के रखा था, पर नाव पीछे चली गई x, तो कितना हुआ 100 आगे की तरफ, 8 माइनस एक्स। नेक्स्ट, हाँ, वैल्यू पुट करने पे आंसर नहीं आ रहा है? आ जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करो, यहां से x निकालो, वो x आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 20 माइनस 8 माइनस एक्स। हाँ, पर्सन आगे गया है, बोट पीछे। वो x जब आ जाएगा ना, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। आप यहाँ x की वैल्यू रखना है, ये आपको अपने आप पता चल जाएगा कि 8 माइनस एक्स जो है पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना। ये इक्वेशन में रखोगे ना, ये अपने आप ला के देगा आपको। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 है ना। हाँ हाँ, अभी देखते हैं कैसे आएगा स्क्वायर। इसको हटा दूं? तो देखिए, 1 मिनट। सबसे पहले आपके पास क्या तरीका है, मेरे पास एक एटवुड मशीन सिस्टम है ना, एक का मास nm है और एक का मास m है। आपको इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चाहिए। तो देखिए, ये पुली है, पुली से 2 ब्लॉक अटैच्ड हैं, एक का मास m मान लेते हैं, दूसरे का मास nm। n:1 है ना रेशो, तो ये nm और m। आप सबको पता है ये सिस्टम कैसे एक्सेलरेट करेगा। तो इधर देखिए, इधर टेंशन T, डाउनवर्ड फोर्स nmg, इधर ऊपर फोर्स T और इधर mg। ओके, तो इसका एक्सेलरेशन अगर a डाउनवर्ड है तो इसका एक्सेलरेशन a अपवर्ड होगा, एज पर NLM जो कंस्ट्रेंट होता है। यहां पर इक्वेशन आएगा nmg
minus t equals to nma, equation 1. The second equation is your t minus mg equals to ma. एक मिनट इधर देखो, ये दोनों इक्वेशन हो गए, तो हम यहां से a कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करिए, तो ये आएगा n minus 1 mg equals to n plus 1 ma. Then what is the acceleration? n minus 1 upon n plus 1 into g. ये एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा, इसके बाद आपका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? m1a1 वेक्टर प्लस, तो आपको इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चाहिए, तो याद रखना a1 वेक्टर a2 वेक्टर वेक्टर होते हैं, तो ऐसा करते हैं डाउनवर्ड में प्लस मान लेता हूं, देन अपवर्ड विल बी, तो ये नेगेटिव में जाएगा, तो आपके पास जो एसीएम वेक्टर का फॉर्मूला होता है वो होगा m1a1 वेक्टर प्लस m2a2 वेक्टर अपॉन, यही ना। तो देखो m1 कितना है मास आपका nm, इसका एक्सेलरेशन है प्लस a, प्लस दूसरे वाले का मास है m लेकिन उसका एक्सेलरेशन माइनस a। समझ में आई बात? वो कहां से आ रहा है दिख रहा है अब? एंड टोटल मास ऑफ द सिस्टम nm प्लस m, तो यहां से आपके पास एक रिलेशन आ रहा है n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू a, और a यहां से रख दो। समझ आई बात? अच्छा, इसमें एक और अप्रोच है, मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं। हमारे पास एक और तरीका है, टोटल समेशन एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू टोटल मास इनटू एसीएम करके भी तो आता है। तो क्या आपको लगता है यहां पर टेंशन इंटरनल फोर्स है? नहीं है, टेंशन एक क्रॉस सेक्शन पे इंटरनल होता है, पर फॉर द सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक्स दिस टेंशन इज नॉट इंटरनल। मैंने आपको कहा था इंटरनल वो होंगे जो एक्शन रिएक्शन में कटेंगे। क्या इसके ऊपर भी टी ऊपर है, उसके ऊपर भी टी ऊपर है, तो ये 2t रहेगा। बात समझे कि नहीं? तो अगर किसी को समेशन एफ एक्सटर्नल उससे सॉल्व करना है तो आपको यहां से t निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए? क्या t निकाल लोगे? और अगर आपने यहां से t पता कर लिया तो वहां से आपके पास रिलेशन पता है क्या होगा? समेशन एफ एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास। तो समेशन एफ एक्सटर्नल कितना? nmg प्लस mg माइनस 2t इक्वल टू टोटल मास इंटू एसीएम, टोटल मास इंटू एसीएम। समझ में आ रहा है क्या? यहां से भी आप एसीएम निकाल सकते हो। इस प्रोसीजर में आपको टी निकालना पड़ेगा, और मैंने A1 A2 से ये वाला प्रोसीजर लगा दिया। वेरी गुड। कितना आएगा? सिस्टम का टोटल मास कितना है? nm प्लस m इंटू ACM। यहां से कर लेना, कर सकते हो? यही डाउट था आपका कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स से करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। नोट करना है क्या? फटाफट नोट करो, कंसेप्ट पकड़ के रखना। फिजिक्स में कंसेप्ट इधर उधर नहीं जाते हैं, हर जगह एप्लीकेबल है। किसको ऊपर पॉजिटिव ले ले तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड बोल देना। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है ना, कोई वेक्टर क्वांटिटी हम पूछ रहे हैं तो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, तो आप बोलोगे दिस इज द मैग्नीट्यूड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिक वैल्यू सेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। भैया ये वाला नोट कर रहे हैं, उनको बोलना हाँ ये स्क्रीन पर होना चाहिए। ये नोट कर लिया हो तो हम लोग क्वेश्चन भी बोलते जा रहे हैं। इधर एक स्टूडेंट ने लिखा है क्वेश्चन नंबर 18 में डाउट है। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे बोला है इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज, मतलब वो ये कह रहा है कि किसी सिस्टम में सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस हो तो वो क्या, सॉरी इंटरनल फोर्सेस हो तो वो क्या चेंज कर सकते हैं। तो आपको पता है सिस्टम का मोमेंटम तो चेंज नहीं होगा, लेकिन आपको मैंने एक क्वेश्चन में बताया था काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो सकती है, तो इंटरनल फोर्सेस से काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में डाउट है, एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम। ओके, दूसरा क्योंकि वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जा रहा है, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है।
और लास्ट कह रहा है मोमेंटम, डायरेक्शन मोमेंटम का चेंज हो रहा है, इसलिए मोमेंटम इज चेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए इधर से डाउट आया 3 बार, 20 यानी 60 नंबर वाला बताऊं क्या? तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है? p²/2m। अभी तक इसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, तो योर p² इज व्हाट? k इंटू 2m। लॉग ले लो, 2 ln p इक्वल्स टू ln k प्लस ln 2m। कुछ समझ में आया? ये 2y इक्वल्स टू x प्लस c, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन फंक्शन है? तो ln p और ln k के बीच का फंक्शन स्ट्रेट लाइन है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो ओरिजिन से ही पास हो, उसका c कुछ हो भी सकता है। यस और नो? तो ये मास के ऊपर अगर मान लो मास हाफ ले लेते हो तो आप कह सकते हो कि सर 0 हो जाएगा, बट ये ऑलवेज 0 तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 22 में ना इसको सेकेंड लॉ कर लो, सेकेंड लॉ, क्योंकि आपको पता है ना मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब वीसीएम सेम रखना, और वीसीएम सेम रखने का मतलब है कि उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0। एक मिनट, हाँ कोई डाउट है? क्या डाउट है? ये ले लिया ना बेटा, मानने से नहीं चलेगा। नहीं ऐसे नहीं देखते हैं बेटा डायरेक्टली, उसने बोला लॉग पी और इसमें रिलेशन बताइए, तो आपको इन दोनों, इसमें आप वेलोसिटी की टर्म नहीं रख सकते, वेलोसिटी टर्म एलिमिनेट कर दो तो यही आएगा आपके पास। नहीं ऐसे नहीं, ये तो आप जबरदस्ती वो कर रहे हो, क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मार रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं सॉल्व तो किए, उसमें वेलोसिटी की टर्म बची हुई ना आपकी, उसकी वेलोसिटी की टर्म हटा दो तब ये रिलेशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 22 में मैंने बोल दिया इसको न्यूटन सेकेंड लॉ कर लो आंसर। 23, 24, 25, 26, हाँ वो मुझे पता है, आप पूछोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, ऐसे जैसे कभी आपने न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ी हो तो अल्फा डीके कुछ होता है, तो पता है इधर देखो, ये आपका एक्स एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास नंबर ए है, पता है ये किस में कन्वर्ट होता है? किसी वाई में कन्वर्ट होता है, और इसमें से अल्फा निकल जाता है। तो एक्चुअली अल्फा जो होता है ना वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो इधर देखिए अल्फा पार्टिकल, अरे बात नहीं, इसकी वेलोसिटी v, तो इधर ये पीछे कुछ रिकॉइल करेगा, मैंने v डैश मान लिया। तो पता है इनके जो मासेस होते हैं ना, ये अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक मास नंबर के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका मास क्या होगा, क्योंकि इसमें से 4 न्यूक्लियन चले गए, तो ये a-4 बचेगा, तो इसका मास होगा a-4 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन एंड 4 इंटू m। अब मुझे बताइए मोमेंटम कंजर्व कर लोगे? इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम a-4 इंटू m v डैश माइनस 4m v, यहां से m से m चला गया, v डैश आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, हो सकता है आपको डीके के बारे में नहीं पता हो, अभी फिजिक्स में एकदम लास्ट चैप्टर आएगा जब 12th कंप्लीट हो रहा होगा, तब आएगा आपके पास अल्फा डीके। क्वेश्चन नंबर p²/2, यहां पे बेटा ये इसको मैंने इधर कर दिया ln a प्लस ln b, ln a इंटू बी इक्वल्स टू ln a प्लस ln b। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, हाँ इधर देखो, एक कंपार्टमेंट है, इधर सुना कंपार्टमेंट, तो ये कंपार्टमेंट का अपना सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, कंपार्टमेंट का सेंटर ऑफ मास ये है C1, और समझना यहां पे पर्सन्स खड़े हुए हैं, आपको बहुत वाइड रेंज में सोचना है। वाइड क्या मतलब, आप सोच सकते हो कितने भी पर्सन हो, पर्सन प्लस कंपार्टमेंट का सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पे बताया जा रहा है C2 कहीं पे होगा, तो इनको सिंबल दे दिया। अब मुझे बताइए इस सिस्टम में हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है ना,
तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये कह रहा है कि इफ द पैसेंजर्स मूव्स इनसाइड द कंपार्टमेंट अलोंग द ट्रैक, बताओ पहले तो पर्सन के मूव करने से सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बदल सकता है? तो मुझे बताइए, पर्सन के चलने से ये जो कंपार्टमेंट है, अगर हम इस पूरे सिस्टम को देखें तो पर्सन्स के पैरों पे फ्रिक्शन है और वो फ्रिक्शन कंपार्टमेंट पे भी जाएगा, लेकिन अगर सिस्टम में देखें तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम नहीं बदलेगा। अब क्या होगा, वो पर्सन्स इधर उधर जाएंगे तो पर्सन्स का अपना सेंटर ऑफ मास चेंज होगा, आपका कंपार्टमेंट पीछे सरकेगा तो कंपार्टमेंट का सेंटर ऑफ मास चेंज होगा, लेकिन सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा। तो इसका आंसर समझ में आ गया सबको कि आपका जो C1 है वो मूव करेगा लेकिन C2 विल रिमेन एट रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 28 सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए 29, एक मिनट 28 का बी पार्ट, इसमें बहुत सिंपल चीज है, मतलब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू फॉर द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ मोमेंटम। तो आपने क्या किया, सबके मोमेंटम को ऐड कर दिया। तो एक बात बताइए, ये कह रहा है कि इट मस्ट बी जीरो, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई एक ही पार्टिकल हो, दो पार्टिकल हो तो उनके मैग्नीट्यूड का सम तो कुछ आएगा, यस और नो? कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ही जीरो हो। दूसरा पार्ट करा है, इट कुड बी नॉन जीरो बट इट मस्ट बी कांस्टेंट, कोई जरूरी नहीं है मैग्नीट्यूड का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट ही रहे, ऐसा कोई होता है क्या? कोई जरूरी नहीं है। फिर आगे कह रहा है इट कुड नॉट बी नॉन जीरो, इट माइट बी नॉन, जो एक्चुअली मैं 3 बार जो बोल रहा हूं ना, कुछ भी हो सकता है, वो थर्ड ऑप्शन में वही बोल रहा है कि ये कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। एक हमारे पास है ना आइसोलेट रेल कार है और ये मूव कर रहा है। देखो ये रेल कार है और रेल्स स्मूथ है और ये आगे मूव करना है, कितनी वेलोसिटी से? चलिए अब इधर से ना आपको कहा गया कि ऊपर से ना इसके ऊपर n बॉल्स गिराए जा रहे हैं, ये बॉल्स आप ऐसे ड्रॉप करोगे, ओके? तो जब ये बॉल इससे टकराएंगे, इधर सुनना, तो जब ये ऊपर से आके नीचे टकराएंगे, टकरा के बाउंस बैक करेंगे, कितने लोगों को ये बात अब समझ में आ रहा है कि पार्टिकल ऊपर नीचे होने से सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब हो रहा होगा, है ना? लेकिन क्या आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ वर्टिकल में तो हो रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास में अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स, तो हॉरिजॉन्टल में सेंटर का मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, है ना? लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल में रहेगा, वर्टिकल में नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? अगर आप ये देखो कि इनका ऊपर या नीचे जाना ये शो करता है कि सिस्टम पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स है, तभी तो सेंटर ऑफ मास बार बार ऊपर या नीचे जा रहा है। चलो हॉरिजॉन्टल में नहीं जा रहा है, लेकिन ऊपर नीचे तो क्या एक्सटर्नल फोर्स है? तो जब एक्सटर्नल फोर्स होता है तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व, लैंग्वेज सुनना, मोमेंटम नेट तो कंजर्व नहीं कर सकते, कोई कंपोनेंट कर सकते हैं लेकिन नेट कंजर्व नहीं कर सकते। तो पैरेलल टू द ट्रैक तो मोमेंटम कंजर्व है, लेकिन टोटल मोमेंटम कंजर्व नहीं है क्योंकि वर्टिकल में नेट फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 बताना है। देखो 32 भी वैसा ही है, ये जैसे ब्लॉक, एक पर्सन इधर जा रहा है, एक पर्सन उधर जा रहा है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अभी आप लोग नए नए कर रहे हो तो डाउट आने में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो कुछ भी हो सकता है। इधर देखो, थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं, इधर कोई एक्स्ट्रा डाउट तो नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर, अरे बात नहीं, एक स्टूडेंट ने 31 पूछा है, अरे बात नहीं, जो 31 क्वेश्चन है ना, इधर देखो, अभी ये एसीएम निकाला था पुली मास सिस्टम का, बिल्कुल सेम तरह से करना है और बाद में आपको करना है सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हाफ एसीएम इंटू टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है? एक्सेलरेशन वैसे निकलेगा जैसे अभी हमने ये जो पुली ब्लॉक सिस्टम में निकाला था, ओके? एंड लास्ट हम लोग 32 पर बात करते हैं। देखिए 32 ऐसा है, मुझे बताओ, यहां पर एक m और ये 2m एक साथ है और इसका खुद का मास 3m एंड टोटल लेंथ 4l, तो ये लेंथ कितनी है? 2l और ये भी
12। अब ये बताओ, जब ये एक्सप्लोड करके दोनों इधर उधर चिपक जाएंगे तो आपको ये बात समझ में आ रहा है ना कि यहाँ इंटरनल फोर्स होगा, इनके बीच में आपस में जो फोर्स होगा वो सिस्टम के लिए तो इंटरनल होगा, और इस कंपार्टमेंट जो है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, यानी कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स, तो ये यहां से उड़ के यहां चिपका, ये यहां से उड़ के यहां चिपका। तो फाइनली मुझे नहीं पता मेरा सेंटर ऑफ मास कहां गया, तो मैंने मान लिया कि मेरा कंपार्टमेंट पीछे आ गया एक बार। ओके, तो मुझे बताइए कौन कहां पर है? ये यहां से चल के यहां पर है, यहां पर है ना। तो मुझे बताओ एक्चुअल में वो कहां होता था? मिड पॉइंट पे कहां होता था? तो मिड पॉइंट से वो यहां तक तो आया ही है, पर ये पॉइंट आगे चला गया। तो क्या आपको लगता है ये एम वाला आगे गया है? 12 प्लस एक्स। अच्छा ये वाला देखो, ये यहां से यहां चला गया, 12 प्लस एक्स, यही ना। ये इस तरफ 12 माइनस एक्स, क्योंकि ये 12 तो रिलेटिव में गया पर ये एक्स पीछे चला गया, तो 12 माइनस एक्स। समझ में आई बात? इसके अलावा आपने कंपार्टमेंट को पीछे एक्स जाता हुआ माना ही है, और आपको पता है इनिशियली यूसीएम 0 था सिस्टम का, तो फाइनली भी सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल में मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि वेलोसिटी नहीं है और एक्सीलरेशन भी नहीं है। तो इसका मतलब m1 डेल्टा x1 प्लस m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 इक्वल टू 0। कितना आएगा m1 डेल्टा x1? m1 मान लो ये, चलो मैं इस डायरेक्शन को प्लस मान लेता हूं, तो मेरा m जो है वो प्लस में आया है 12 प्लस x, प्लस जो कंपार्टमेंट है वो 3m मास का है, वो भी लेफ्ट में आया है, उसको भी मैंने प्लस ले लिया, और जो आपका 2m है वो आगे गया है, तो माइनस ऑफ 12 माइनस x, यस और नो, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, किसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा? कंपार्टमेंट का। अभी चेक कर लो फटाफट आया कि नहीं। कंपार्टमेंट का डिस्प्लेसमेंट बॉक्स का आ जाएगा। और कुछ दिया था होमवर्क? हाँ, एक क्वेश्चन तो एक तो दिया था मिडल ऑफ द बोट, कर लिया वो? कितना आंसर है? L/14। तो मैं करूं क्या उसको सॉल्व? उधर से बीच में आना है उन दोनों को। ओके, अच्छा एक मैंने दिया था दोनों एक साथ जंप करते हैं, तो उसको हम अभी सॉल्व करेंगे। क्या रॉन्ग क्यों है? कहां पर वेलोसिटी? तुम तो मतलब बिल्कुल ही, इधर लाओ पहले, मैं बात तो समझो। आपको ग्राफ किसके बीच में बनाना है बेटा? मोमेंटम और एलन के और एलन पी। हाँ चलो मास 1 मान लिया। किसका? सर वेलोसिटी का वैल्यू सर, मतलब फार्मूला पुट करके इधर वेलोसिटी, मतलब मेरे कहने का मतलब ये पैराबोला है ना। हाँ यस। लेकिन उसने बेटा पी और के का ग्राफ नहीं बनाया यार, एलन पी एलन के है वो, उन पे लॉग लो उन एलिमेंट्स का। हाँ कौन सा? ए और बी। ए का स्टेटमेंट कह रहा है एक सिस्टम है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। कंजर्व रहेगा। सेकंड का मतलब इट कुड बी नॉन जीरो बट इट मस्ट बी कांस्टेंट। नॉन जीरो तो हो सकता है ना, इट मस्ट बी सेम। सेम का मतलब जीरो होना हो, नहीं अब इसी का पार्ट नहीं है बेटा, वो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम है टोटल का, इंडिविजुअल के मैग्नीट्यूड का सम है। m1 v1 का मॉड प्लस m2 v2 का मॉड प्लस m3 v3 का मॉड है वो, समझ गए? हाँ सब पे मॉड लग गया। चलो अब इधर कंसंट्रेट करो क्योंकि इससे स्पीड डाउन हो जाती है बहुत ज्यादा। चलिए तो हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन पर थे। मैंने आपको एक कंडीशन दिया था कि जो पर्सन है उसके हाथ में क्या थे? हाँ अब जल्दी देखो क्योंकि आज हमें नए कॉन्सेप्ट पे बात करनी है। तो ये मेरे पास दोनों शूज थे, इसका मास 48 m था और ये m, अच्छा ये रेस्ट पे था, तो 1 by 1 हमने थ्रो कर दिया था। अब हम इसको थ्रो कर रहे हैं कैसे? एक साथ। तो दोनों को एक साथ थ्रो कर रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी भी एक जैसी होगी। तो देखो इसको इस पर्सन से हमने थ्रो करवा दिया दोनों,
तो इसने दोनों को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया। अच्छा, इसकी वेलोसिटी आप कहीं भी मान सकते हो, मैंने इधर मान लिया। ओके, कितना v2, और ये गया इधर v1 से, लेकिन याद रखना ये v1 ग्राउंड से है, लेकिन क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, u रिलेटिव। तो इससे इसको माइनस करो, कितना आएगा बताओ, v1 प्लस v2। तो आपको दिया हुआ एक तो v1 प्लस v2 इक्वल्स टू u, तो देखो दोनों एक साथ कूद गए, तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तभी दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी भी सेम आएगी। तो v1 प्लस v2 u रिलेटिव के बराबर होना चाहिए। तो आपके पास v1 और क्या कहते हैं v2 में रिलेशन आ गया। और दूसरा, आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल में क्या अप्लाई होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हॉरिजॉन्टल में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर रहे हैं, इधर देखो, तो इनिशियल मोमेंटम इज 0, फाइनल मोमेंटम, इसका मास है 48 m, तो मैंने इसको लिख दिया माइनस 48 m v2 प्लस 2m, m और m दोनों 2m इंटू v1। तो यहां से मेरे पास आ रहा है 48 का हाफ कितना, 24 v2 इक्वल्स टू v1। अब आपको चाहिए क्या, इसकी वेलोसिटी v2, तो आप यहां से क्या करो, v2 उठा के यहां रख दो। क्या चाहिए आपको, v2 ना, तो 24 v2 इक्वल्स टू v1 कितना, u रिलेटिव माइनस ऑफ v2। फ्रॉम सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v2 इक्वल्स टू u रिलेटिव डिवाइडेड बाय, कितने लोगों का आंसर आ गया था, ईमानदारी से बताना। वेरी गुड, और कई लोगों ने किया नहीं होगा, भूलना अलाउड नहीं है। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है, दोनों का इंडिविजुअली देखते हैं। मतलब तुम्हारे आगे अगर दो गाड़ी चल रही हो और दोनों की वेलोसिटी सेम हो, तो तुम्हारे रिलेटिव उनकी रिलेटिव वेलोसिटी डबल हो जाएगी। जल्दी नोट करिए। नेक्स्ट, हाँ, एक आगे फेंके और एक पीछे फेंके, हाँ, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक मिनट, एक को v1 बोलो, एक को v2 बोलो, एक को v3 बोलो, फिर 3 इक्वेशन बनाओ, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड दैट। वो v1 से जा रहे हैं, हाँ, डायरेक्ट मान लो ना, कोई दिक्कत है नहीं। आपने कैसे माना था पहले बताओ, v2 पीछे माना था कि आगे, ये बताओ, पीछे माना था। तो देखना मैं बताता हूं, इस आपने पर्सन को v2 पीछे माना था, तो आपने कहा कि इनकी वेलोसिटी u रिलेटिव आगे है, तो गलत हो जाएगा, इसको प्लस करना है, प्लस करने का मतलब ये इधर आएगा v2, तो आप इसको u रिलेटिव माइनस v2 लिखेंगे, ठीक है, आ जाएगा आपका आंसर। चले, तो नेक्स्ट हम लोग देखिए, वेरी गुड, ऑनलाइन में भी जिन स्टूडेंट्स का आंसर आया था u रिलेटिव बाय 25, तो स्टूडेंट्स हम लोग अब 2 कॉन्सेप्ट और ऐड करेंगे, फिर उनको क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो लिखो ग्रेविटेशनल, ऐसे लिखो, पोटेंशियल एनर्जी इन mg फील्ड, इन mg फील्ड for system of particles, system of particles। ओके, आपने एक्सेलेरेशन देखा, आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा, अभी धीरे धीरे देखो आपको और भी चीजें दिखेंगी। बेटा फोर्स है, mg वेक्टर इज अ फोर्स, तो हम लोग mg फील्ड का क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। बताइए, आपको कुछ सिस्टम ऑफ पार्टिकल दिया, n पार्टिकल्स, आपने कहा सर ये m1 मास है, ये m2 मास है, ये m3 मास है, और ये mn मास है। अच्छा एक बात बताओ, इसका mg फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या आप एक रेफरेंस लेते हो? अब आप उस रेफरेंस की पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लो, या किसी भी लेवल पे कुछ भी मान लो, उसके बाद आप देखते हो ऊपर जा रहे हैं कि नीचे, प्लस ऊपर जाते हैं तो प्लस mgh करते हैं, नीचे आते तो मान लीजिए मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 यहां मान लिया, तो जैसे इसकी हाइट है ना, यहां से अगर h1 है,
इसकी हाइट h2 है, इसकी हाइट h3 है और इसकी हाइट, अच्छा आपका सिस्टम कंटिन्यूअस डिस्क्रीट कुछ भी हो सकता है, आप समझते हो ना अब तो। चलिए, तो मेरे पास इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना हो तो फॉर्मूला यहां 0 मान लिया मैंने, तो 0 प्लस m1gh1, यही ना। तो अब हमें 0 लेवल से अगर हम लिखते जाएं तो पहला टर्म होगा m1gh1 प्लस सेकेंड टर्म होगा m2gh2 एंड सो ऑन mn-gHn। अब देखो यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आएगी कि जैसे ही आप इसमें से क्या कॉमन ले लोगे, g कॉमन लोगे, तो आपके पास एक चीज दिखेगा m1h1 प्लस m2h2 एंड सो ऑन mn-hn। ओके, तो अगर आप इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करो तो ये आएगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर आप सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे इसकी कैलकुलेशन करो, तो आप उसका फॉर्मूला लिखोगे HCM इक्वल्स टू m1h1 प्लस m2h2 प्लस m3h3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो कितने लोगों को दिखा कि ये लिखा हुआ है, इट इज द टोटल मास मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका फायदा लेकिन तभी है जब आपको सेंटर ऑफ मास की हाइट पता हो, अगर नहीं पता है तब तो कैलकुलेशन वैसे भी टिपिकल है और वैसे भी टिपिकल है, यस और नो। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर है, तो क्या ये उसकी हाइट की डेफिनेशन लिखी हुई है, मतलब वो ऐसे लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये लिखा है टोटल मास इनटू HCM, यस और नो। तो यहां से एक सिस्टम की पोटेंशियल जी पता है क्या लिखी जाएगी, mg इंटू m टोटल इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यानी कि आप किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए m टोटल इंटू g इंटू HCM कर सकते हो। वहां पे कुछ नहीं है, हाइपोथेटिकल पॉइंट है, लेकिन अगर आपको क्या पता हो, उसका हाइट पता हो, तो आप एक एक्सटेंडेड बॉडी अगर दिया जाए उसका सेंटर ऑफ मास पे आप सारा मास रख के उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। ये एक और फायदा आपके सामने, क्लियर है क्या? तो इसको नोट करिए। एक मिनट, m1h1 m2h2 कैसे बोल दिया? अच्छा एक बात बताओ, अभी मैं बोल दूं कि ये y कोऑर्डिनेट है, तो इसके y कोऑर्डिनेट का एक्सप्रेशन कैसे बनाओगे? m1y1 प्लस m2y2, तो क्या y1 y2 h1 h2 नहीं होंगे? तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा m1h1 प्लस m2h2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम दैट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये जो न्यूमरेटर की चीज है वो यहां आ गई ना, हमने ये क्रिएट कर दिया। हाँ, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं HCM कैसे हुआ, m1h1 प्लस m2h2 प्लस m3h3 डिवाइडेड बाय टोटल मास जो होगा वो दैट इज इक्वल्स टू, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये फायदेमंद तो तभी होगा जब आपको सेंटर ऑफ मास का हाइट पता हो, वरना हम क्यों करेंगे ऐसा, यस और नो? हाँ एक मिनट, एक एक जना पूछो। किसी सिस्टम की, हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल। एक मिनट देखो, एक रॉड है, अगर इसकी रॉड की पोटेंशियल जी पूछे आपसे ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो इसमें कितने पॉइंट मास है? इनफाइनाइट। तो आपको m1 एक पॉइंट मास सेलेक्ट करके m1gh1 करना पड़ेगा, फिर m2gh2 करना पड़ेगा प्लस m3gh3, और वो पॉइंट मास सेलेक्ट करने के लिए मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सिखाया था। लेकिन अब आपको करने की जरूरत नहीं है अगर क्या पता हो आपको इस रॉड का सेंटर ऑफ मास। समझ गए? थोड़ा सा फास्ट एकदम एग्जीक्यूशन रखो। एक ही चीज को अगर हम लोग डबल बार बात करेंगे तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, आपको मैंने अब सिखा दिया है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाती है। ओके, इधर देखिए, मेरे पास एक रॉड है, ओके? मान लीजिए ये रॉड ऐसे है, ओके? ये रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, उसका मास m, लेंथ l एंड दिस एंगल इज थीटा। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम आपसे mg फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी तभी पूछेंगे जब आपको रेफरेंस देंगे।
क्योंकि उसका रेफरेंस फिक्स नहीं होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो माने इस लेवल पे, तो बताइए व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, एम टोटल इंटू जी इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। याद रखना जीरो लेवल से, जीरो प्लस, तो यहां पे सेंटर ऑफ मास इसका मिड पॉइंट होगा। अच्छा, इसकी यहां से दूरी L/2, लेकिन मुझे सेंटर ऑफ मास का क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो मेरा जो जीरो लेवल है दैट इज L/2 साइन थीटा। तो क्या ये हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास है? तो यहां से इस रॉड की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब आप लिखोगे तो दैट वुड बी योर हाउ मच, mg/2 साइन थीटा। मतलब अगर ये यूनिफॉर्म रॉड है तो आप इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए सारा मास सेंटर ऑफ मास पे रख के लिखोगे। अब ये रॉड एकदम सीधी होती तो थीटा 90 डिग्री आ जाता, यस और नो। मतलब कुछ भी हो आपको सारा मास कहां रख देना है और mgh लिख देना है। ये एक्सप्रेशन इसका प्रूफ है कि आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ओके अच्छा इधर देखो, अगला पॉइंट क्या है मेरे पास, इसी में एक क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, हालांकि अभी ये बेवजह की बात हो जाएगी। जैसे मान लो इधर देखो, ये मैंने लेवल दिया आपको ग्राउंड लेवल, ओके, ये ग्राउंड लेवल है और यहां मैंने पोटेंशियल जी ग्रेविटी का जीरो दिया। तो अब मैं किसी की पोटेंशियल जी पूछ सकता हूं आपसे। मैंने आपको एक हेमीस्फीयर दिया यूनिफॉर्म सॉलिड, एक मिनट रुक जाओ, यूनिफॉर्म सॉलिड, यूनिफॉर्म सॉलिड मास m, ये वाली हाइट यहां से h0 है, ओके, और इसका रेडियस कैपिटल R है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हेमीस्फीयर? डायरेक्ट बताओ, कोई क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि इसका सॉल्व करना तो बहुत टिपिकल होता, लेकिन सेंटर ऑफ मास ने एक काम आसान कर दिया है कि आप सारा मास कहां रख सकते हो। तो टोटल मास रख दिया सेंटर ऑफ मास पे। अब इसका सेंटर ऑफ मास यहां से 3r/8 ऊपर होता है। अब सोचिए इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखनी, यहां जीरो माना है तो जीरो लेवल से mgh करते हैं, दैट इज m टोटल g इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। दिस इज द फॉर्मूला। m टोटल कितना, m, उसका मास m दिया है, और हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास h0 प्लस 3r/8। नोट करिए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं, ये हटा दूं। अब आपको कहीं भी पोटेंशियल लिखनी है ना, कोई बड़ी बॉडीज की, तो आपको उसका सारा मास कहां रख देना है, सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर पे नहीं, कहां पे, सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ हाँ कोई बात नहीं, रोटेट कर देते हैं। हाँ बेटा, एक स्टूडेंट ने पूछा है सर जैसे आरसीएम वैसे एचसीएम। हाँ बिल्कुल, जैसे आरसीएम वेक्टर लिखते हैं, जैसे वाईसीएम लिखते हैं, जैसे एक्ससीएम लिखते हैं, वैसे एचसीएम हो गया। और आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है, आप y1 y2 लिख दो, तो मैं ये कहूंगा कि y ले लो, अब उसका वाईसीएम ले लो, y वर्टिकल ले लो, एक ही बात है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, उसमें ये चीज आएगी। इधर देखिए, मेरा जो सिस्टम की, अब हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। काइनेटिक, अच्छा थोड़ा सा ना आप लोग कंसंट्रेट करो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, क्या चल रहा है आपके दिमाग में इस टॉपिक को लेकर? हाफ m टोटल इंटू VCM स्क्वायर, लेकिन ये नहीं होगा। हाँ हाँ, अब एक मिनट सुन लो। अब हम इसकी काइनेटिक एनर्जी जो निकालेंगे, एक मिनट रुक जाओ, अब कंसंट्रेशन से सुनना है। अभी तक जो भी चीज कर रहे हैं उसमें सेंटर ऑफ मास हेल्प करता आ रहा है, लेकिन अब देखना, आपको सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चाहिए। याद रखना, एवरीथिंग इज विद प्रूफ।
कैसे होगा? मुझे बताइए, आपको कोई सिस्टम दिया गया, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपने v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, ये आपके पास v3 वेक्टर, इधर देखना, ये m1 है, ये m2 है और ये m3 या mn है, सभी आ गए। अच्छा, जिस फ्रेम से आप वेलोसिटीज निकालेंगे उसी फ्रेम से इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम? सिंपल है, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 एंड सो ऑन हाफ mn vn स्क्वायर। कितना बढ़िया होता कि हम इसको लिख देते हैं हाफ m टोटल इंटू VCM स्क्वायर, लेकिन ये उसके बराबर नहीं है, नहीं होता है। इवन इसमें कुछ स्पेशल चीजें हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। तो वो क्या है? जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम है ना, पता है वो ऐसे आता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। अभी लिखो मत, इसको समझो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम that is equals to kinetic energy of system with respect to center of mass plus kinetic energy of center of mass। और ये जो टर्म है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये होता है हाफ m टोटल इंटू VCM स्क्वायर। अब इधर देखो, इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हालांकि जो मैंने लिखा है उसका मैं आपको बेस बताऊंगा पहले, वरना आप कैसे मान लोगे कि ये बात सही है। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बहुत अच्छा होता अगर यही आ जाता, लेकिन नहीं आया। तो आया क्या, ये समझा रहा हूं मैं। आया ये कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर तो नहीं आई, लेकिन किसके बराबर आई? दिस प्लस दिस। तो ये जो बीच में टर्म लिखी हुई है, ये स्पेशल टर्म है। ये है सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी किसके फ्रेम में? COM के फ्रेम में। पहले बताओ, इसका मीनिंग समझते हो आप? जैसे काइनेटिक एनर्जी जो है फ्रेम डिपेंडेंट है, जहां से आप वेलोसिटी बताओगे वहीं से क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? तो जहां से आप क्या बताओगे? वेलोसिटीज, उसी फ्रेम से काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। तो क्या आपको यह समझ में आता है कि यहां पर मान लीजिए आप किसी फ्रेम से काइनेटिक एनर्जी लिख रहे थे, लेकिन अब आप यहां पर किसी फ्रेम से लिख रहे हो या सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में लिख रहे हो, और प्लस हाफ m टोटल इंटू VCM स्क्वायर, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं। तो देखो, ये चीज डायरेक्टली इसके बराबर नहीं आके उसमें ये टर्म भी इंक्लूड होती है। और ये टर्म क्या है? जैसे कोई सिस्टम है, तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ m टोटल इंटू VCM स्क्वायर। तो देखो, आपको लिखना यही है। मैं आपको इसका आउटकम बताता हूं कि ये चीज कैसे आई। और ये जो विद रेस्पेक्ट टू CM है, आपको CM के फ्रेम में जाना है। किसके फ्रेम में? तो COM के फ्रेम में जाने का मतलब क्या है? मतलब उस फ्रेम से COM तो रेस्ट पे हो जाएगा, पर बाकी सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी रिलेटिव होगी, हाँ या ना? तो अभी तो देखना, आपको ये प्रूफ नहीं नोट करना है, पर आप इस प्रूफ पे नोटिस डालें, ध्यान दें। मुझे बताइए, दिस इज माय काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। कोई बात नहीं करेगा, मैं इसका प्रूफ बता रहा हूं, ये नोट नहीं करना है आपको, सिर्फ ये नोट करना है। पर मैं बता रहा हूं ये आया कैसे। मुझे बताइए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का मतलब होगा कि पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास से, दूसरे की काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास से, तीसरे की भी। तो इधर देखना, मैं डायरेक्ट टर्म लिख रहा हूं, हाफ m1 इंटू v1 वेक्टर माइनस VCM वेक्टर का होल स्क्वायर। क्या कहते हो? ये क्या चीज है? क्या ये पार्टिकल 1 की वेलोसिटी है सेंटर ऑफ? और ये जो VCM वेक्टर लिखा है वो क्या है पता है? m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ये पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू CM, फिर दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू CM। तो दूसरे की वेलोसिटी क्या होगी? v2 वेक्टर माइनस VCM
का होल स्क्वायर, है ना, प्लस एंड सो ऑन हाफ m टोटल सॉरी mn इंटू vn माइनस vcm का होल स्क्वायर। पहले ये बात समझ में आ रही है क्या लिखा है? ये पहले की वेलोसिटी सी फ्रेम, ये दूसरे की वेलोसिटी, ये तीसरे की वेलोसिटी, और ऐसा करके आपने सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिख दी। मतलब ये जो टर्म देख रहे हो इतनी बड़ी, वो ये चीज है। मतलब इसमें इसको ऐड करने पे वो आता है, देखते हैं आता है क्या। तो मुझे ये बताइए, इसको मैं ओपन कर रहा हूं तो ये लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू, है ना। इधर देखिए, इसको ओपन करना जानते हो आप, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को, स्टार्टिंग में यही सीखा था। ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab कॉस थीटा। अच्छा, माइनस 2ab कॉस थीटा को माइनस 2a डॉट बी लिख दूं, ए बी कॉस थीटा को a डॉट बी, हाँ या ना? चलिए, पूछना पड़ता है, नहीं तो कोई भरोसा नहीं है। तो मुझे बताओ v1 का स्क्वायर प्लस vcm का स्क्वायर माइनस 2v1 वेक्टर डॉट vcm, ओके, प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस vcm स्क्वायर माइनस 2v2 डॉट vcm। एक मिनट, m2 आएगा, बिल्कुल आएगा यार, प्लस, क्या ऐसे लिख सकते हैं? ये ओपन करना समझ में आ गया? अब आपको ये आंसर दिखाता हूं। कितने लोगों को दिख रहा है कि ये फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म सब एक साथ ले ले, वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है। तो इधर लिखा हुआ है देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम किसके फ्रेम में? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। इधर मल्टीप्लायर का फर्स्ट टर्म उठाने से मिला है मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, यस और नो? प्लस, ध्यान से समझना, प्लस द सेकेंड टर्म हाफ m1 vcm स्क्वायर, हाफ m2 vcm स्क्वायर, हाफ m3 vcm स्क्वायर, दैट इज योर हाफ m टोटल इंटू vcm स्क्वायर। इतना समझ में आया? अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी रुको, अभी प्लस आया है, उल्टा आ गया, अभी उल्टा आ गया है, अभी थोड़ा बहुत आया है। ये सिस्टम है, ये विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है। अभी एक टर्म और बाकी है, बताओ 2 से 2 कटेगा? अच्छा, m1 v1 वेक्टर डॉट vcm, m2 v2 वेक्टर डॉट vcm, क्या आपको समझ में आता है? डॉट vcm बाहर निकाल लें तो माइनस m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, सब में से डॉट vcm बाहर निकाल लिया। क्या ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको समझ आती है? अभी तक सारे स्टेप्स क्लियर है आपको? ओके, ये क्या लिखा हुआ है? टोटल मास इंटू vcm, हाँ या ना? तो टोटल मास, एक मिनट, टोटल मास, हाँ मोमेंटम है डेफिनेटली, और ये टोटल मास इंटू vcm ही तो लिखा है। तो टोटल मास इंटू vcm वेक्टर डॉट vcm वेक्टर, क्या आपको ये समझ में आता है? vcm वेक्टर डॉट vcm वेक्टर इज vcm स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है हाफ m टोटल vcm स्क्वायर माइनस ऑफ m टोटल vcm स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ m टोटल इंटू vcm स्क्वायर। तो क्या ये प्रूफ आपको दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस दिस, और ये लिखा हुआ है आपके सामने। तो याद है ना, कोई भी चीज हवा में नहीं है, आपके सामने प्रूफ दिया है मैंने बिल्कुल कि कैसे लिखेंगे। तो किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, इधर देखो एक मिनट, आपको ये नहीं लिखना है, आपके काम की चीज नहीं है, हमारे काम की चीज है, ये है आपके काम की चीज कि अब आपको ये यूटिलिटी में लेना है। तो दैट इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। इधर देखो, इधर इधर, काइनेटिक एनर्जी, किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये ऑफ सेंटर ऑफ मास इस टर्म को कहा जाता है। तो इस मामले में हम आपको बता दें कि जो सेंटर ऑफ मास है वो हमें धोखा दे गया है यहां पर, वरना हम शायद जनरलाइज कर देते सेंटर ऑफ
मास पे रख के हम सिस्टम का कुछ भी एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। यस और नो? ट्रांसलेशन में कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन में आप खुद बताओ ना, इधर देखो, ट्रांसलेशन में वीसीएम सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में सिस्टम रुका हुआ रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सीएम आ जाएगा 0। ओके, हाँ, एक मिनट, एक आवाज इधर से आइए पहले, ये वाला, क्या ये चीज समझ में आ गई? m1 प्लस m2v2 एंड सो ऑन, ये टोटल मास इनटू वीसीएम है। तो मुझे बताओ वीसीएम डॉट वीसीएम का मतलब क्या होगा? वीसीएम का मैग्नीट्यूड इनटू वीसीएम का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, एक ही सेम वेक्टर है, कॉस 0 1। तो क्या ये m टोटल वीसीएम स्क्वायर है, और ये है हाफ m टोटल वीसीएम स्क्वायर, बीच में माइनस है, कितना बचा? माइनस। यस और नो? ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही है? इसकी बैटरी जा रही है लगता है मेरे को, है ना? आप ले आओ एक बार, ठीक है? तो पहले ये चीज करें, आपको नहीं करना है, ये आपके काम की चीज नहीं है, आपको इसका आउटपुट चाहिए। हाँ, टीचर बनने के लिए बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा आप। तो आप लोग क्या कहते हैं, पहली बार पढ़ रहे हो, मैं कम से कम 100 बार पढ़ा चुका हूं, पर आपको नहीं लग रहा मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं जैसे पहली बार पढ़ा रहा हूं? बिल्कुल वैसे सोच रहा हूं जैसे आप लोग सोचते हो। तो सोचो मेरे को बार बार 0 पे आके सोचना कितना टफ होता होगा, क्योंकि हर बार आपके साथ वापस वैसे ही बनना पड़ता है कि जैसे पहली बार चल रहा है सारा मामला। समझ रहे हो क्या? तो टीचिंग में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो इधर देखिए, ये समझ में आया। अब इसको हम यूज करेंगे, हालांकि इसका यूज रोटेशन में है सबसे ज्यादा, इस चैप्टर में बहुत नेग्लिजिबल यूज है, लेकिन एज अ कॉन्सेप्ट आप समझ गए क्या कि सेंटर ऑफ मास पे सारा मास रख के आप हाफ m टोटल वीसीएम स्क्वायर करके क्या नहीं निकाल सकते? सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो पहले इसको नोट करिए। तो काइनेटिक एनर्जी में हम इस पार्ट को नहीं कर सकते, बीच में एक और चीज आ गई है, आ रही है आवाज? ओके, अब इधर देखो, ये आपके पास आउटपुट हो गया है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप मुझे ये बता सकते हो क्या ये दो पॉजिटिव टर्म्स हैं? अच्छा, सपोज वी हैव प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स, हमने कहा कि दे ऑल आर अ डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्या आपको लगता है अगर हम किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो क्या सबको अपने रेस्पेक्ट में V1 V2 लेना पड़ेगा? मान लो एक स्टूडेंट बाइक पे जा रहा है, एक कार पे जा रहा है, एक खड़ा हुआ है, उन तीनों के लिए V1 V2 V3 बदल जाएगा, तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी कुछ चेंज हो जाएगी, हो सकता है, वो सॉल्व करने पे पता चलेगा, पर टेक्निकली अभी दिख रहा है कि सबको अपने हिसाब से वेलोसिटी लेनी होगी। अच्छा, अगर इसी वैल्यू को इस तरह से निकालें तो क्या आपको लगता है ये टर्म तीनों के लिए सेम है? क्योंकि ये तो एक्चुअल में उनके रेस्पेक्ट में नहीं है, ये सीएम के रेस्पेक्ट में। हाँ या ना? भाई तीनों स्टूडेंट को कहां कूद के जाना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास पे, और सेंटर ऑफ मास पे बैठ के तो उनको वो सिस्टम एक जैसा ही दिखेगा। हाँ या ना? क्या ये टर्म तीनों के लिए सेम है? ध्यान से सोचो, बस ये बदलेगा। जैसे मान लो मेरे रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और अगर मैं इधर खुद भी भागने लग जाऊं 5 मीटर पर सेकंड से, तो क्या मेरे रेस्पेक्ट में अब सेंटर ऑफ मास 5 मीटर पर सेकंड से जाएगा? तो क्या आपको समझ में आता है, अलग अलग फ्रेम से अगर आप काइनेटिक एनर्जी सपोज निकालते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू सीएम टर्म तो सेम रहेगी, दिस टर्म विल बी इन डिफरेंस। हाँ या ना? तो मुझे बताइए इस टर्म की मिनिमम वैल्यू कितनी? इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इस टर्म की मिनिमम वैल्यू कितनी? 0।
मैं बता तो रहा हूं, हिंट दे रहा हूं ना। कितना है? 0, क्योंकि किसी के रेस्पेक्ट में अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो, यस और नो, तो ये टर्म 0 आ जाएगी। तो क्या आपको ये बात समझ में आती है कि किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग फ्रेम से निकालो, और अगर आप उसको सेंटर ऑफ मास के ही फ्रेम से निकालो तो उसमें ये टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से निकालोगे तो वीसीएम 0 होगा। हाँ या ना? तो एक स्टेटमेंट है, किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मिनिमम होती है। मतलब आपके पास, जैसे मैंने इधर देखो, ये 2 पार्टिकल फेंके, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी दुनिया में बहुत सारे फ्रेम से लिखी जा सकती है, सबसे कम कहां से आएगी? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगी। तो नीचे एक स्पेशल रिमार्क लिखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ system of particles is minimum, kinetic energy of system of particles is minimum with respect to center of mass frame, with respect to center of mass frame। तो देखो, वैसे मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में इसका बहुत नेग्लिजिबल यूज है, क्योंकि ये बेवकूफी है एक तरीके की, कि आपको अगर V1 V2 V3 पता हो, फिर आप VCM निकालो, फिर सबकी वेलोसिटी C फ्रेम में निकालो, फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो, फिर उसमें क्या ऐड करो? हाफ m टोटल इंटू VCM स्क्वायर। ये बेवकूफी है एक तरीके के। ये फायदेमंद पता है कब होगी? जब ये चीज बहुत आसानी से मिल जाए। तो अभी आप लोग रोटेशन पढ़ रहे हो गया, या पढ़ रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पता, जब भी हाँ जो भी है, मतलब वहां आपको पता चलेगा कि ये टर्म अगर आसानी से निकल जाए तो ये हमारे लिए फायदे की बात है, अदरवाइज हमें इसमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। तो फिर हम डायरेक्ट वही लिखेंगे ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस, हम इतना हेडेक क्यों लेंगे? सी फ्रेम में जाएंगे, फिर निकालेंगे, फिर आएंगे, इतना दिमाग कौन लगाएगा? यस और नो? चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूं, फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम, इवन जो मैं बता रहा हूं उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस में आपको उसकी हेल्प लेके बताऊंगा कि अगर आप 2 पार्टिकल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को इस तरह से लिखो, या उसको इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से लिखने पर आपको कुछ फायदा होगा। बात समझ गए? तो पहले हम बात करते हैं कि 2 पार्टिकल सिस्टम में, एक मिनट बात नहीं, फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम हमारे पास सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कितनी होगी? तो नीचे हेडिंग डालो, काइनेटिक एनर्जी of 2 particle system with respect to center of mass frame, kinetic energy of 2 particle system with respect to center of mass frame। हम एक जनरल फॉर्मूला निकालने वाले हैं बस। तो this is valid for which? for 2 point mass system। ध्यान से समझना, इसका मैं यूज करके बताऊंगा आपको। पहले इसका मतलब क्या है ये समझो। आपके पास एक पार्टिकल है m1, इसकी वेलोसिटी v1, एक पार्टिकल है m2, इसकी वेलोसिटी v2। एक मिनट इधर देखो, इसकी काइनेटिक एनर्जी, आप कहोगे कि सर क्यों हमें बेवकूफ बना रहे हो? ये लो, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2। तो ये तो सिस्टम की हो गई, लेकिन मैं अब इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में भी निकालना चाहता हूं, ताकि मैं विद रेस्पेक्ट टू सीएम एंड ऑफ सीएम वाला तरीका लगा सकूं। तो उसका हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। तो मुझे बताइए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, 2 पार्टिकल है ना, व्हाट इज द एक्सप्रेशन? हाफ m1 v1 वेक्टर माइनस vcm वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 वेक्टर डॉट माइनस vcm वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है? अब आप कहोगे कि सर इसके लिए तो हमें vcm पता होना चाहिए। तो देखो, 2 पार्टिकल के लिए vcm का फॉर्मूला तो है हमारे पास, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ऐसा करते हैं, इस vcm को यहां और यहां रख देते हैं। अच्छा, इसको रखने का क्या पर्पज है पता है? कि इस इक्वेशन से VCM को हटा दो पूरी तौर से, ताकि हमारे पास v1 v2 वेक्टर है ना, उसी से हम इस चीज को निकाल लें। तो मैंने यहां सब्स्टिट्यूट किया। एक मिनट इधर देखो,
तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज हाफ ऑफ m1, ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ v1 वेक्टर माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन, अब आप देख रहे हो, आपको हम ये जो फॉर्मूला निकाल के देंगे ना उसमें, एक मिनट वो चला जाएगा, प्लस हाफ m2 मॉड ऑफ v2 वेक्टर माइनस ऑफ m1 v1। आप इसको प्रूफ पूरा मत लिखना चाहे, लेकिन ये हम लोग चाहते हैं कि आप देखो कि बिना प्रूफ के कोई मतलब नहीं है चीजों का। m1 मैंने आपको पहले दिन कहा था इस चैप्टर में एक लाइन के अलावा सब टेक्निकली बताऊंगा, सिर्फ इसका फॉर्मूला जो था वो डायरेक्ट बताया था, है ना, वो किसी को सपने में आया था। ओके, तो एक मिनट, ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आप फास्ट देखो तो आपको जल्दी समझ में आएगा। m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, क्या m1 v1 वेक्टर कट जाएगा तो क्या बचेगा, m2 v1 माइनस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। कॉमन ले लें, देखो कॉमन लेने पे क्या बन रहा है, हाफ m1, एक मिनट, हाफ m1 इधर बन रहा है m1 m2 v1 माइनस v2, तो वो रूट से स्क्वायर से बाहर आ रहा है, m2 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। पहले देख लो, कैलकुलेशन कर रहा हूं बस, और इधर है मैग्नीट्यूड ऑफ v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। बताओ यही है क्या, इधर से m2 कॉमन आ गया, m2 स्क्वायर और m1 प्लस m2 का स्क्वायर वो बाहर निकल गया, और बचा क्या, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर का होल स्क्वायर। एक मिनट इधर देखो, और प्लस प्लस यहां से m1 v2 m2 v2, तो m2 v2 तो कट जाएगा, m1 v2 और m1 v1, m1 कॉमन लो, हाफ m2 m1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का, ये आप लिखना मत, है ना, इसमें लिखने का टाइम नहीं दूंगा इस चीज को, किसी को करना है तो अपने आप करना बाद में। अच्छा मुझे बताओ, मॉड में v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर बनेगा, अच्छा मॉड है तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मॉड बोले या v1 माइनस v2 का मॉड बोले, बात एक ही है। तो मॉड ऑफ v1 वेक्टर, अब पता है इस इक्वेशन से आप एक चीज देखो ध्यान से, VCM को तो गायब भी कर दिया, अब ये v1 माइनस v2 वेक्टर तैयार हो गया, और इसको और थोड़ा ध्यान से देखो, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉमन ले लो स्क्वायर, ये पता है ऊपर से ना m1 m2 कॉमन लो, तो एक m1 m2 डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 कट जाएगा, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो मुझे बताओ, एक मिनट इधर देखो, ये कॉमन ले रहा हूं, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, यहां से भी v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर कॉमन लो। अच्छा m1 m2 यहां से कॉमन ले लो, तो क्या m1 प्लस m2 बनेगा, और एक m1 प्लस m2 कट जाएगा। कितने लोगों को दिखा कि, एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल, एक मिनट रुक जाओ, इतना नहीं लिखने की जरूरत है, ऊपर हमने हेडिंग डाल दिया है, सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, एक मिनट बात नहीं देखो, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू मॉड ऑफ v1 माइनस v2 होल स्क्वायर। मुझे बताओ, क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है क्या, और ये फॉर्मूला आपको इस बात की इजाजत देता है कि अब इतनी हेडेक लेने की जरूरत, हेडेक ले तो ली हमने, ये क्या लिखा हुआ है, हेडेक ही तो लिया था हमने। अब सुनो, हेडेक लेकर आपने एक फॉर्मूला निकाल लिया, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। तो अगर आपको कभी टू पार्टिकल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला आ चुका है, दैट इज हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 वेक्टर
माइनस V2 वेक्टर का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? अच्छा एक मिनट रुक जाओ, ये हमने सॉल्व कर लिया, इसका आउटपुट ये है। इधर ध्यान दो, किस कोई भी इसको लिखने पे ध्यान मत दो। अब आप लिखोगे भी नहीं, कभी नहीं, आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है आप ये कर सको। मैं रोज करता हूं, समझ, मुझे बाहर बैच में करना पड़ता है, लेकिन डेफिनेटली आप यहां तक आओगे फिर पता है क्योंकि अरे सर ने बता तो दिया था, क्या मतलब है ये करने का, समझ रहे हो? तो आप करोगे भी नहीं। और इधर सुनो, अब आपको नीड भी नहीं रही, अब आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है हाफ m1 m2 अपॉन। तो इधर देखो, इसको भी थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूले को बहुत छोटे से रूप में लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर। पता है जो इतनी बड़ी टर्म लिखी हुई है उसको इतना सा टर्म बता के हम लोग स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि ये याद रखो, जिसमें जो म्यू है तो ये है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसका होल स्क्वायर नहीं। तो ये आपका है क्या, रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। सीधा लिखो ना, रिड्यूस्ड मास बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये वी रिलेटिव क्या है, वी रिलेटिव इज, अच्छा याद रखना, इधर वी रिलेटिव के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो आप v1 माइनस v2 लिखो चाहे v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड, उससे कोई फर्क, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। तो ये v रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी है। एक मिनट अब इधर देखो, इसको रिड्यूस मास क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो मास है m1 से भी छोटा है और m2 से भी छोटा है। m1 से कैसे छोटा है, एक मिनट बताओ, इसको अगर हम नीचे ले आए तो डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है, तो m1 के नीचे अगर हम m2 को इधर ले आते हैं तो m1 के डिनोमिनेटर में भी 1 से बड़ी क्वांटिटी है, m2 के डिनोमिनेटर में भी 1 से बड़ी क्वांटिटी है, और ये दोनों वैल्यूज m1 से भी छोटी है और m2 से भी छोटी है, इसलिए कहा जाता है इट इज कॉल्ड एज रिड्यूस्ड मास ऑफ दिस सिस्टम। बात समझ में आया? अच्छा इधर देखो, ये आप अगर याद रखते हो तो इतना प्रोसीजर करने की जरूरत। अच्छा अब अगर आप ये टू पार्टिकल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी देख रहे हो ऊपर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर प्लस हाफ m टोटल इंटू VCM स्क्वायर। m टोटल इज m1 प्लस m2। तो ऐसा लिखने का कोई फायदा तो नहीं है, बट कहीं कहीं पे मैं आपको यूज करके बताऊंगा कि इस फॉर्मूले को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैप्टर में इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है। तो इसको नोट करिए। नेक्स्ट, ये प्रूफ नहीं लिखना है ना, मैं हटा दे रहा हूं, कोई बात नहीं लिख लिया हो, लेकिन मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बस बताने में टाइम लगा है वही इंपॉर्टेंट है। अब आप नोट करके उस क्लास का और टाइम वेस्ट करोगे, आधा तो मैंने वेस्ट कर दिया। देखिए एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर रिड्यूस्ड मास की डेफिनेशन नहीं आई। बेटा डेफिनेशन कुछ भी नहीं है, एक्चुअली ये एक मल्टीप्लायर है, और क्योंकि ये वैल्यू m1 से भी छोटी है, और कैसे पता m1 से छोटी है, इसको मैंने ऐसे लिखा m2 अपॉन 1 प्लस m2 बाई m1, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो m1 अपॉन 1 प्लस m1 बाई m2। क्या वही चीज लिखी है? और कितने लोगों को दिख रहा है डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है, तो दिस क्वांटिटी इज लेस देन m2, दिस क्वांटिटी इज लेस देन, तो डेफिनेटली म्यू इज लेस देन m1 एंड लेस देन m2। तो एक फैशन में नाम रख दिया गया रिड्यूस्ड मास। क्या है? हाँ वी रिलेटिव है, नहीं यहाँ मॉड है बट ये रिलेटिव है। इधर देखो, अब आप 1 2 कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि आपको इसका क्या लगाना है, मॉड। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप v1 माइनस v2 वेक्टर लिखें। चलें आगे।
ठीक है, ये इतना बड़ा प्रूफ नहीं लिखना, बस ये आउटपुट में ये है, इसका भी कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन ये इसलिए बताया है क्योंकि मान लो मैंने डायरेक्ट ही पूछ लिया आपसे टेस्ट में, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, तो आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला है जिससे आप वैल्यू बता सकते हो। इधर देखिए, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इसको ऐसे लिख लेना एक बार प्लीज, बात नहीं, हाफ म्यू वी रिलेटिव का होल स्क्वायर प्लस हाफ एम टोटल इंटू वीसीएम स्क्वायर। हालांकि ऐसा करना कोई अकलमंदी नहीं है, क्योंकि अभी भी m1 प्लस m2 करके फिर वीसीएम निकालना पड़ेगा, तो हम हमेशा देखना टू पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ऐसे ही लिखेंगे, बट मैं कभी कभी ऐसे लिखवाऊंगा तो आपको वो क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। इतना समझ में आएगा? चलिए, तो ये आपके पास सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, एक फटाफट आप लोग बताइए, मेरे पास एक पार्टिकल का मास m है, इसकी वेलोसिटी इधर v0 है, एक पार्टिकल 2m है, इसकी वेलोसिटी इधर v0 है, और मुझे इसका काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास चाहिए। ये आप लोग जो बोलोगे वो लिख दूंगा मैं। कितना होगा? सॉल्व करके बताओ पूरा, एक एक स्टेप थोड़ी पूछ रहा हूं, ये म्यू इतना वो इतना, फाइनल आंसर बताओ कितना। समझ में आ रहा है क्या? आ गया? जीरो क्यों कर दिया ना तुम लोगों ने गड़बड़ी? ये v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर है, वेक्टर में अपोजिट है ये। हाँ, नहीं कुछ भी हो जाएगा, मुझे तो आंसर चाहिए। मुझे क्या मतलब, मैंने तो फॉर्मूला बता दिया ना, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। एक मिनट, म्यू कितना? हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड v रिलेटिव 2v0। v रिलेटिव इज 2v0 का होल स्क्वायर। हाउ मच? 4m v0 स्क्वायर बाय, ये इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है। किसके फ्रेम में? अच्छा, ये v0 ऊपर दे देता तो परपेंडिकुलर टू कंपोनेंट, क्या यहां दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते तो रिलेटिव निकालते, तो वो अंडर रूट ऑफ √2v0 आता। समझ गए ना? मतलब समझ गए ना? आपको v1 v2 वेक्टर से पूरा ध्यान से एस्टिमेट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग बहुत ज्यादा यूज करने वाले नहीं है, ये आप लोग रोटेशन में यूज करोगे सबसे ज्यादा। ठीक है, बट टू पार्टिकल में मैं आपको थोड़ा यूज करके दिखाऊंगा, तो देखते हैं कैसे आएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन आपको गिवन है कि इधर देखना, एक वेज है ऐसा, ठीक है, ये एक वेज है और ये वेज ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, तो मेरे पास इस वेज का मास, अरे बात नहीं, इधर इसका मास m है, इधर हमने एक वेलोसिटी v0 प्रोवाइड की है, वेज इनिशियली रेस्ट पर है एंड ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। ठीक है, आपने ये v0 दिया है हॉरिजॉन्टली, हर एक बात का मतलब होता है। आपने v0 को कैसे दिया? हॉरिजॉन्टली। अगर एंगल पे होता तो कुछ एंगल वाली बात होती, अभी कैसे है? हॉरिजॉन्टली। अच्छा, ये इसके ऊपर है, ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ। अच्छा, इसके पास ना सफिशिएंट हाइट है। क्या है? सफिशिएंट हाइट से मतलब ये है कि ये जो आपने फेंका है ना, ये इसमें से ऐसे उड़ नहीं जाएगा, समझ गए? इसके ऊपर से इसकी वापसी होगी वापस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक वेज है 4m मास का, एक v0 वेलोसिटी आगे है। ठीक है,
और जब ऐसे आगे बढ़ेगा तो ये ऊपर राइज करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको इनका डेटा गिवन हो सकता है, मैंने V0 4mm दिया है। क्वेश्चन लिखे, फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट अटेंड। फाइंड आउट, देखो ये तुम्हारा डायग्राम गलत हो गया ना, हॉरिजॉन्टली दिया ना, ऐसे लिखने से नहीं होता है। वो क्वेश्चन दूसरे तरह से सॉल्व होगा, उसमें कंपोनेंट लेना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल में। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द ब्लॉक ऑन द वेज, अटेंड बाय द ब्लॉक ऑन द वेज with respect to its initial location, with respect to its initial location। देखो फिर वापस से एक एक बात सोचेंगे, फिर पता चलेगा कि क्या होगा। इधर देखो, अभी आपने इसको V0 से फेंका, सरफेस स्मूथ है क्या, तो अभी ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, यस और नो, लेकिन अभी यहां कोई फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है। अच्छा इधर देखो, जब ये ऐसे राइज करेगा तो कितने लोगों को दिख रहा है कि जैसे ही ये थोड़ा ऊपर स्लैंट हुआ, तो जैसे ब्लॉक सपोज यहां आया, बहुत तसल्ली से सुनो, एक बार में बात समझ में आएगी। ब्लॉक यहां आया तो इस पे नॉर्मल ऐसे, वेज पे नॉर्मल ऐसे, क्या वेज इसको आगे एक्सेलरेट करेगा? क्या वेज इसको आगे एक्सेलरेट करेगा? क्यों? क्योंकि n का कंपोनेंट आ गया हॉरिजॉन्टल में, n का कंपोनेंट आ गया हॉरिजॉन्टल में, तो n वेज को आगे स्लाइड कराएगा। तो जैसे ही ये ब्लॉक थोड़ा सा भी एंगल उठेगा, जब तक हॉरिजॉन्टल है तब तक कोई दिक्कत नहीं, जैसे थोड़ा सा ऊपर उठेगा वेज आगे चलने लग जाएगा, है ना। अब आपको दिख रहा है कि वेज आगे चल रहा है और ब्लॉक उसके ऊपर स्लाइड कर रहा है। अब आपसे मैंने ये पूछा कि मैक्सिमम हाइट कहां आएगी, तो आप मुझे थॉट से बताओ एक टेक्निकल वर्ड जिससे मैं ये जान पाऊं कि ये मैक्सिमम हाइट इस जगह पर हो सकती है। नहीं, एक मिनट, किसी चीज का ऊपर चढ़ना है इस पर, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वेज जो है, वेज ऐसे बैठ के ब्लॉक को देखे अपने ऊपर, तो ब्लॉक का मोशन अलोंग द वेज है, तो वेज को क्या लगेगा कि कब तक ये ऊपर उठेगा? जब तक वेलोसिटी, लेकिन ये कौन देख रहा है? वेज बैठ के, वेज अपने ऊपर अगर उसको एनालाइज करे तो कहेगा अच्छा अभी जा रहा है। कब तक जाएगा? जब तक वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। किसके रेस्पेक्ट में? अभी अगर मैं इसको पकड़ लूं तो आप बोल सकते थे ये तब तक चलेगा जब तक वेज के रेस्पेक्ट में ना रुके, और क्योंकि वेज ग्राउंड है तो आप सिंपल बोल देते थे कि सर ये जब तक नहीं रुकेगा तब तक चढ़ेगा। यही होता था वर्क एनर्जी में। लेकिन इस बार ये भी चल रहा है। अब ये भी चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मैक्सिमम हाइट कब अचीव करेंगे? मैक्सिमम हाइट कब अचीव होगा? जब इसके रेस्पेक्ट में ये रुक जाएगा। ये रिलेटिव एस्पेक्ट है, ना कि ग्राउंड फ्रेम। यस और नो? तो मुझे ये पता चल गया कि इसका मैक्सिमम हाइट ब्लॉक कहां अचीव करेगा। फिर हम लोग उसकी फिजिक्स सोचेंगे, पहले ये तो सोच लें कि कहां आएगा। तो कहां आएगा मुझे ये पता चला। इधर देखो, द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू वेज मस्ट बी, तो क्या ये यहां से एच मैक्स चला गया? अभी रुक जाओ, लिखो मत, अभी बहुत सारी चीजें इसमें। अभी तो एक बात पता चली कि रिलेटिव में रुके। अब ऐसा रुकने पे क्या क्या होगा? कितने लोगों को दिख रहा है कि वेज कंटिन्यू चल रहा है अभी तक, इवन स्पीड अप है, नॉर्मल की कुछ ना कुछ वैल्यू चल रही है ना। तो क्या इस समय पे वेज के पास कोई वेलोसिटी है? है ना, वेज रुका हुआ थोड़ी है। तो वेज की वेलोसिटी है किस तरफ? अलोंग दी हॉरिजॉन्टल। ये इसकी वेलोसिटी है। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि ब्लॉक की भी वेलोसिटी यही है? ब्लॉक की भी वेलोसिटी यही है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में इसका रेस्ट पे आना ये इंश्योर करता है कि दोनों के वेलोसिटी सेम है। तो अब फिजिक्स का टेक्निकल बात आ गई है कि मैक्सिमम हाइट वहां पर होगी जहां पर इसके रिलेटिवली रुकेगा। इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम। ठीक है, अब हम सोचते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं फिजिक्स में यहां पर सॉल्व करने के लिए। तो एक तो मेरे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है हॉरिजॉन्टल में,
बिना देखे ताके बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां का नॉर्मल तो इंटरनल हो गया सिस्टम के लिए। तो यहां पर तीन चीजें हैं, एक mg, 4mg और n। क्या ये तीनों वर्टिकल में है? हॉरिजॉन्टल में कोई नहीं है। तो अगर हॉरिजॉन्टल में कोई नहीं है तो मैं ये कह सकता हूं कि सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में तो एटलीस्ट कंजर्व रहेगा। तो हम ये v निकाल लेंगे अभी। कैसे? इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ सॉरी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सीधा लिखते हैं ना, p सिस्टम क्या? p सिस्टम कंजर्व किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इधर देखो, एक मिनट लिखो मत, बाद में लिख लेना, पहले समझ लो तो अपने आप कर लोगे। तो हॉरिजॉन्टल में इनिशियल मोमेंटम m इंटू वी नॉट प्लस 0 इक्वल्स टू 4m इंटू वी प्लस m इंटू वी। क्या कहते हो? एंड व्हाट इज v? v नॉट बाई 5। यस और नो? तो आपके पास ये पता चल गया कि मैक्सिमम हाइट जहां पर आएगी वहां पर वेलोसिटी कितनी होगी। यस और नो? अब रुक जाओ, एक और स्टेप लिखूंगा। हाँ, किस पे आ रहा है? किस पे आ रहा है? हाँ, तो और मैं क्या बोल रहा हूँ इतने से, यहां से जो आएगा वो एक्सटर्नल होगा और वो वर्टिकल में है। mg 4mg वर्टिकल में है। यहां वाला n तो देखना ही नहीं है। पहला पॉइंट समझ में आया? अच्छा, अभी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि वेलोसिटी v नॉट बाई 5 आएगी, बस क्वेश्चन पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट कितनी। अभी तक तो हाइट की कोई बात ही नहीं आई। तो मुझे एक बात बताइए, नॉर्मल रिएक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जिसका सिस्टम पर वर्क 0 होता है, क्योंकि वो जो फोर्स है एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है और बॉडीज जब कांटेक्ट में होती हैं तो हम कह सकते हैं कि यहां पर इस n का वर्क इस n का वर्क याद रखना इंडिविजुअली 0 नहीं है, लेकिन सिस्टम पे 0। अब मुझे बताओ, सिस्टम पे एक ही वर्क है, वो भी स्मॉल mg का। देख लो, देयर इज ओनली वन वर्क ऑफ स्मॉल mg ओनली। 4mg हॉरिजॉन्टल में चल रहा है, 4mg का कोई वर्क नहीं, नॉर्मल का भी कोई वर्क, क्योंकि नॉर्मल ऊपर और डिस्प्लेसमेंट वेज का हॉरिजॉन्टल। और ये जो पेयर दिख रहे हैं इसका वर्क सिस्टम पर 0 है। याद रखना, इंटरनल वर्क काटते नहीं है हम लोग, लेकिन क्योंकि इसका वर्क सिस्टम पे क्या होगा? 0, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये भी 0। बताइए कौन वर्क कर रहा है? सिर्फ स्मॉल mg, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल mg वर्क कर रहा है ना? इसका मतलब सिस्टम की एनर्जी कंजर्व, mg इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। mg के वर्क को आप पोटेंशियल एनर्जी में शिफ्ट कर दो, तो दैट मींस एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ सिस्टम इज एप्लीकेबल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? हाफ m v नॉट स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ स्मॉल m v स्क्वायर प्लस हाफ 4m v स्क्वायर प्लस mg h max। हो गया सॉल्व? तो आप लोग यहां पर v की वैल्यू v नॉट बाई 5 रखेंगे यहां और यहां, और नेक्स्ट क्लास में मुझे बताएंगे h max कितना आया। किसको बताऊं? चलो तुम बताओ। वर्क डन वाला, मेरे पास कितने फोर्स हैं पता है? एक जमीन से नॉर्मल, एक जमीन से नॉर्मल, इसका वर्क 0 है। कैसे पता? नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, 4mg का वर्क भी 0। 4mg वेज का है और वेज यूं सीधा सीधा जा रहा है, वेज ऊपर नीचे नहीं उठ रहा है, और इनके बीच में जो आपस में नॉर्मल लग रहा है उसका वर्क भी 0। तो यानी सिस्टम पर सिर्फ स्मॉल mg का वर्क है, स्मॉल mg कंजर्वेटिव है। यस और नो? हाँ, कौन? हाँ, 0 नहीं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं इंडिविजुअली तो है, दोनों पे मिलाकर 0 है, ऑन द सिस्टम 0 है। आप अब बाहर आके पूछ लो क्योंकि क्लास ओवर। एक मिनट, इंडिविजुअली 0 नहीं है, नहीं है, उसका पाथ ऐसा थोड़ी है ग्राउंड फ्रेम में, वो ग्राउंड में आगे भी जा रहा है। हाँ,
ठीक है, अब किसी को डाउट हो तो क्लास के बाहर आ जाओ। ओके, नहीं बेटा ये क्वेश्चन सिर्फ वर्क पावर से नहीं हो पाता, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन वाला पार्ट था, इसलिए सेंटर ऑफ मास में आया है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।